नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गंगा प्रसाद विमल जी की सुप्रसिद्ध कहानी बीच की दरार के विषय में। यह हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में है। यह आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगी अगर आप उत्तराखंड के हिंदी कहानीकार प्रश्न पत्र का चुनाव करते हैं तो। इसमें आपकी एक पुस्तक है 5 कहानियाँ, जिसमें रज्जो कहानी है, रमा प्रसाद घिल्डियाल की बीच की दरार कहानी है और अन्य 3 कहानियाँ भी हैं। अन्य 3 कहानियों पर वीडियो बनाई जा चुकी है, लेकिन बीच की दरार और रज्जो कहानी पर अब तक वीडियो नहीं आई थी। और दिवा भट्ट की एक अरचित है, वो भी मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसी वजह से उस पर वीडियो नहीं आ पा रहा है। इससे पहले कई सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे पिछली परीक्षाओं से पूर्व कि बीच की दरार में आप वीडियो बना दीजिए, लेकिन जिस स्थान में मैं हूँ वहाँ पर किताबें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत मुश्किल के बाद मुझे इस बार गंगा प्रसाद विमल जी की संकलित कहानियाँ बुक ऑनलाइन मिल पाई और उसमें ये कहानी थी बीच की दरार, जिसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट से माफ़ी मांगना चाहूँगी जिन्हें पिछले सेमेस्टर में इससे लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन आने वाले बच्चों को इससे लाभ मिले, इसके लिए मैं इस कहानी को अपलोड करूँगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं गंगा प्रसाद विमल जी के विषय में। गंगा प्रसाद विमल जी जो हैं, इनका जन्म 1939 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2019 में हाल ही के वर्षों में हुई थी। ये श्रीलंका गए हुए थे अपने परिवार के साथ, वहाँ पर एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। गंगा प्रसाद विमल जी को अकहानी आंदोलन का जनक कहा जाता है और ये एक विख्यात कवि हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार और अनुवादक रहे हैं। इनका जन्म 1939 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था और हमारे पाठ्यक्रम में हम उनकी जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है बीच की दरार। विमल जी के साहित्य की एक खास बात यह है कि जब हम इनके साहित्य को पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि उनके कहे में बहुत कुछ अनकहा होता है और अनकहा बहुत कुछ कह देता है। जिस तरह का विमल जी का जो सरल और सहज व्यवहार था, वैसी ही सहजता और सरलता उनके लेखन में हमें देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में किसी तरह का कोई दुराव या छिपाव या भटकाव हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे बीच की दरार कहानी की। कहानी की शुरुआत एक ठंडे स्थान से है, ठंडा इलाका है और बर्फ नवंबर में ही पड़नी शुरू हो गई थी। उस साल आश्चर्यजनक रूप से बर्फ का पड़ना जारी हुआ था। हम बच्चों को अंदर रहने की मजबूरी थी, लेकिन अपनी खिड़कियों से बर्फ के फोहों का गिरना कभी कभी घंटों देखा करते थे। बड़ी दी के बाद घर में खुद को काफ़ी बड़ा समझता था, लेकिन मुझे भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए मैं मौके की तलाश में रहता था कि जरा छुट्टी मिले और मैं अपरिज रोड से होता हुआ एनेक्सी के सामने वाली झील का पानी देखूं। पर माँ ने दरवाज़ों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद कर दिया था। हम केवल दालान में पड़ने वाली बर्फ़ को हाथ लगा सकते थे। छोटे बच्चे जरा मौका मिलते ही दालान से बर्फ़ मुट्ठियों में भरकर लाते। मेरी दालान की बर्फ़ में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बाहर की सफ़ेदी से सम्मोहित था। बाहर खिड़की से देखने पर सिर्फ सफ़ेदी नज़र आती थी, जैसे अचानक किसी ने पहाड़, घाटियाँ, घर और पेड़ सफ़ेद रंग से पोत दिए हों। दूर के पहाड़ जो कोहरे से ढके होने पर भी कभी झिलमिला जाते हैं, रहस्यमयी ढंग से मेरे लिए आकर्षण का केंद्र बन गए थे। वह नवंबर मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैं अपने कमरे की खिड़की से कभी रात को बाहर झांकता था तो लगता था जैसे बाहर का विराट सफ़ेद रंग मुझे बुला रहा हो। माँ हमें उन दिनों बर्फ़ के भूतों की कहानी सुनाती थी तो छोटे बच्चे डर जाते थे।
पर मेरे लिए बर्फ के भूत से सामना करने की भी भयहीन मनोकांक्षा ऐसी थी जिसे मैं दबा नहीं सकता था। उस छोटे से कस्बे में आए हमें मुश्किल से साल हुआ था। एक सरकारी दफ्तर और कुछ दुकानें, पंचायत घर, स्कूल और सेब के बागों में काम करने वालों के अलावा उस कस्बे में कुछ नहीं था। जब हम पहले पहल आए थे तो चहल पहल से दूर उस सुनसान में दिन में भी अचानक डर घिर आता था। धीरे धीरे जैसे गांव के लड़कों से स्कूल में मिलना शुरू हुआ, दिन का वह डर खेलने के साथ और उन लड़कों की बात के साथ खत्म हो गया था। फिर भी कोई दोस्त न होने की वजह अक्सर एक खालीपन महसूस होता और मुझे अपना पुराना शहर याद आने लगता। वहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ी थी, परंतु सर्दियों में आसपास की पहाड़ियों में हमेशा बर्फ लद जाती थी और एक नई तरह से हमें अपने में बांध लेती थी। वह तो यह कस्बा जिसका नाम धनोल्टी है। ये कहानी जो है धनोल्टी के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। और जो गांव की तरह लगता है, इस नवंबर में मेरे लिए इतना करीब हो गया था कि मैं धीरे धीरे अपने पुराने शहर से अलग ही सब कुछ सोचने का सा भाव पाता। हम अपने पुराने शहर में बर्फ पड़ने की प्रतीक्षा करते थे, लेकिन यहाँ बिना प्रतीक्षा के वह मनोकांक्षा पूरी हो गई थी जो दूर की बात लगती थी। उस बार नवंबर में ही स्कूल बंद हो गए थे और स्कूल में काम करने वाले लोग दूर मैदानों के शहरों में चले गए थे। बूढ़ा पोस्टमास्टर, दुकानदार और सेब के बागों के चौकीदार कहीं नहीं जाते थे। वे जरूर अपने कमरों में बैठकर दिन भर या तो ताश खेला करते थे या फिर आग जलाकर अपने कंबलों में लिपटे रहते थे। माँ हमें बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती थी। बाजी यानी पिताजी उन दिनों अपने टूर पर बाहर थे। जिस दिन वे बाहर चले गए थे उसी रात बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। सुबह उठते ही हम बच्चों ने बाहर का जो नज़ारा देखा था वह आश्चर्यजनक था। बड़ी दी के कमरे के बाहर जो नालियों के गड्ढे थे वे बर्फ से पूरे भरे हुए थे। खाली जगहों का वह भराव कौतुक की चीज उतना नहीं था जितना कि खालीपन के बीच के अंतराल को मिटना था। शायद यही दिन था जब मुझे अपने पुराने शहर के दोस्त याद नहीं आए थे। जिस रात बर्फ पड़नी शुरू हुई थी, हमें शाम को भी पता नहीं था कि कल सुबह एक नए ढंग का धनोल्टी दिखेगा। परंतु वहाँ की ठंड का अनुमान हमें जून में भी हो गया। जून में बाकी जगह कितनी गर्म रहती है, उसकी तुलना में वह इतना ठंडा था कि कई बार जब आसमान में बादल होते तो हमें कंबल ओढ़कर बैठे रहना पड़ता। जून के बाद सितंबर और अक्टूबर के साफ मौसम के बाद नवंबर में अचानक ठंड बढ़ गई थी। मैं अक्सर स्कूल में देखा करता कि लोग ठंड के बारे में उतनी बातें नहीं करते जितनी कि वे इस बारे में जानने को उत्सुकता रखते हैं कि कब फसलें पकेंगी और कब वे अपने गांव के मेलों में चले जाएंगी। मैं ठंड से चाहे डरता नहीं था, लेकिन वह मुझे अजीब तरीके की बाधा लगती थी। आज जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ बातें जिनके बारे में आप पहले स्पष्ट नहीं होते, बाद में आकर ये अपने आप साफ हो जाती हैं। जब हम धनोल्टी आए थे तब भी शायद ठंड के दिन थे। कुछ दिन रहकर हम दूर के एक मैदानी कस्बे में चले गए थे। बाजी अक्सर दफ्तर की इन छुट्टियों के दिन हम सब लोगों को साथ लेकर या तो दिल्ली जैसे शहर में चले जाते या अपने रिश्तेदार के यहाँ। उस साल अपनी मौसी के घर कुछ दिन रहने के बाद हम फरवरी के शुरू में धनोल्टी आ गए। नए नए दिनों में हमें उतनी ठंड नहीं लगी। एक तो वसंत का मौसम था, धनोल्टी के आसपास के पहाड़ों की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी और दूसरे बाजी की कचहरी में आने वाले लोगों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। गांव के लोग कभी काफल लेकर आते तो कभी अखरोट या कभी कोई और चीज़ें। हम बच्चों के लिए उन चीज़ों का आकर्षण कुछ ज़्यादा ही होता था। ठंडे दिनों के बावजूद फरवरी के दिन
आड़ू खुमानी के पेड़ों पर लदे हुए फूलों के दिन थे। एक और बेहद खूबसूरत दिन तो दूसरी ओर गहरी उदासी के दिन। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती थी। उस छोटे से कस्बे के स्कूल में पहले दिनों तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं एक साफ सुथरे स्कूल से उठकर बेहद गंदे स्कूल में आ गया हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी आदत पड़ती गई, मैंने स्कूल में अपने को व्यस्त पाया। स्कूल के उस छोटे से कमरे में जिसमें मेरी क्लास लगती थी, मैं खिड़की के पास वाले कमरे में बैठता था और बाहर के सेब के बगीचे देखा करता था या नीले आसमान को घेरे हुए पहाड़ देखा करता था। जून में जब कुछ दिनों की छुट्टी हुई भी तो स्कूल के अभाव में भी मुझे खालीपन लगता था। तब मैं या तो बाजी के दफ्तर के आसपास के छोटे मैदानों की हरी धूप पर दौड़ता था या नीचे घर की तरफ आकर बड़ी दी के साथ बैडमिंटन खेला करता था। अक्सर सेब के बागों में घुसकर कच्चे सेब तोड़ लाना भी एक खेल था, लेकिन वह खेल चौकीदारों की वजह से ज़्यादा नहीं चल पाता था। बाजी की कचहरी में आए हुए बूढ़े ग्रामीणों से चाहे मैंने बहुत कम बातें की होंगी, लेकिन उनके चेहरों को देखकर उनसे विचित्र तरह की आत्मीयता या पहचान का भाव मुझ में जरूर आया है। अक्सर कई बूढ़े तो माँ के पास इसलिए आते थे कि वे चाहते थे कि माँ कभी उनके गांव की तरफ भी जाए। हम उन लोगों को देख देख कर तरह तरह की बातें सोचते और कभी कभी उनसे गांव के बारे में तरह तरह की बातें सुनते। एक बूढ़ा जो अक्सर आता था, वह माँ के साथ बहुत सारी बातें करता था। वह ब्राह्मण था और ऐसे दिनों पर वह हमारे घर खाना भी खाता था जब कोई त्योहार होता था। मैंने हमेशा उसके माथे पर तिलक देखा था और हाथों में एक पुराना सा झोला जिसमें वह संस्कृत की कुछ किताबें और पत्रा रखता था। उसकी किताबों में मुझे विशेष रुचि नहीं थी, पर उस पत्रे को जब वह खोलता था तो मैं उसके पास चला जाता था, क्योंकि मुझे यह बताया गया था कि उस पत्रे से वह खास खास त्योहारों की सूचना देता था और उन खास खास त्योहारों पर हमेशा हमें नई चीज़ें मिलती थी। छोटे बाबू, तुम हमारे साथ चलोगे? वह हर बार पूछता। मेरी इच्छा होती कि जैसे ही वह कहता है उसके साथ चला जाऊं, पर मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, ऐसा मैं जानता था। वह कहता मैं कहता जरूर चलूँगा, पर कभी ऐसा मौका नहीं आया जब मैं उसके गांव जाने के लिए घर वालों से पूछने का साहस कर सका। मेरे उत्तर से क्षण भर के लिए उस बूढ़े की झुर्रियाँ जैसे मिट जाती और वह ठीक बच्चों की तरह पुलकित हो जाता। हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि कोई आदमी हमारे घर क्यों आता है, पर उस बूढ़े के बारे में जानते थे। वह एक ऐसे केस में फंस गया था जिसकी पैरवी के लिए उसे धनोल्टी आना पड़ता था। धनोल्टी के पुराने तहसीलदार ने उस बूढ़े के केस को कई दिनों तक दबाए रखा था। जब बाजी वहां आए और वहां डिप्टी कलेक्टर का कोर्ट चालू हुआ, तब सबसे पहले दिन उस बूढ़े के केस पर बातचीत हुई। हम लोग अभी अपना सामान जमा कर ही रहे थे कि तब वह बूढ़ा हमारे घर आया था। पहले दिन हमने जल्दबाजी की वजह से ध्यान नहीं दिया था, पर धीरे धीरे वह ब्राह्मण की हैसियत से हमारे परिवार में परिचित बन गया। उसका केस भी एक अजब केस था। मैं आज तक वह नहीं समझ पाया। अब हालांकि बहुत से संदर्भ याद नहीं है, फिर भी लगता है कि उसका केस काफ़ी उलझा हुआ था। ब्राह्मण होने की हैसियत से वह लोगों की जन्म कुंडलियां देखकर उनके भविष्य के बारे में कुछ बातें बताया करता था, लेकिन वह अपने केस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यह बातें मुझे अचरज में डाल देती थी, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं पूछ सका क्योंकि ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। जब मैं उससे कुछ बात पूछता, सिवाय इसके कि वह गांव के बहुत सारे किस्से सुनाया करता और मैं मन लगाकर उन्हें सुना करता। जब एक दिन उस बूढ़े ने हमें डायनों का किस्सा सुनाया तो हम सब बेहद डर गए थे, परंतु उसके किस्से में इतना आकर्षण था कि वह बिना सुने छोड़ा नहीं जा सकता था। बड़ी दी काफ़ी डर गई थी और जैसे जैसे किस्सा बढ़ता जाता था वैसे वैसे बड़ी दी पीली पड़ती जाती थी। माँ ने बड़ी दी को डांटा था, तू इतनी बात से डर जाती है? तब अचानक वह बूढ़ा हंस पड़ा था।
पर बेटी, तुम्हें देखकर तो डायनें दूर भाग जाएंगी, क्योंकि वे अच्छे बच्चों को देखकर सामने नहीं आती। दीदी वैसे ही हंस दी थी, जैसा कि वह अक्सर झूठ मूठ में हंसती थी। कुछ दिनों तक हमने बूढ़ों से डायनों के किस्से सुनने बंद कर दिए थे। उसने भी हमें सुनाना बंद कर दिया था। शायद दीदी के डर की वजह से उसने ऐसा किया हो। वह तो एक दिन बाजी ने खुद हमें डायनों के बारे में बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि धनोल्टी के नीचे घाटी गांव में बहुत सारी बातें चलती हैं। बाजी कभी भी उन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे तो सिर्फ हमें सुनाने के लिए वे बातें सुनाते थे। इससे